हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। यूनिटी के नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हो कि हम लोग एसएससी के बदले हुए पैटर्न पर कुछ क्लासेस कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्ट ऑफ 1935 को देखा था और उसमें छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रखना, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने पे नहीं बन पाते। तो उसी क्रम में आज हम लोग अपने एक्ट से रिलेटेड वाले चैप्टर का लास्ट टॉपिक देखेंगे, जिसे हम लोग इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट कहते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 माउंटबेटन योजना के आधार पर बनी थी। माउंटबेटन, ये नाम आप जानते होंगे, भारत के अंतिम ब्रिटिश वाइसरॉय थे जो 23 मार्च 1947 को भारत आए थे। तो माउंटबेटन योजना के आधार पर इंग्लैंड की संसद ने इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 4 जुलाई 1947 को पास किया। 18 जुलाई को ब्रिटेन के सम्राट किंग जॉर्ज VI ने सिग्नेचर कर दिया और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को उसे लागू कर दिया गया। इस एक्ट के द्वारा वाइसरॉय का ऑफिस ख़त्म कर दिया गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का पद समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश पारामाउंसी अर्थात ब्रिटिश अधिसत्ता का अंत हो गया। देसी रियासतें स्वतंत्र कर दी गईं और उन्हें इस बात की छूट दी गई कि वे या तो स्वतंत्र रहें अथवा भारत या पाकिस्तान में मिल जाएं। और इसी एक्ट के द्वारा लॉर्ड माउंटबेटन ने ट्रांसफ़र ऑफ पावर किया, सत्ता का हस्तांतरण किया। यहाँ पर एक बात आप ध्यान में रखना कि 1947 में ही ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने रॉयल टाइटल एक्ट भी पास किया था और इस एक्ट में क्या था कि ब्रिटेन के जो सम्राट थे उनके टाइटल में से द एम्परर ऑफ इंडिया इस शब्द को हटा लिया गया। लेकिन 1947 से लेकर के 26 जनवरी 1950 तक, जब तक हमारा देश रिपब्लिक नहीं हो गया, तब तक एक्ट ऑफ 1935 के अकॉर्डिंग ही शासन होता रहा था, क्योंकि आप जानते हो कि उस समय तक हमारा संविधान नहीं बना था और नेहरू गवर्नमेंट के सजेशन पर ही इंग्लैंड के राजा ने अर्थात किंग जॉर्ज VI ने माउंटबेटन को भारत का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया, अर्थात स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया। उसी तरह से नेहरू गवर्नमेंट के सुझाव पर ही इंग्लैंड के राजा किंग जॉर्ज VI ने चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी को स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल नियुक्त किया था। तो हम लोगों ने 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1947 तक के एक्ट को पढ़ा। वीडियो को अच्छे से सुन लीजिएगा और अपने नोटबुक में राइटिंग करने का कोशिश करिएगा। साथ के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर मिले तो उसको आप अच्छे से सॉल्व करने का कोशिश करिएगा। हम लोग आज के क्लास से एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसे तो जब हम इतिहास की बात करते हैं तो एसएससी के और यहाँ तक कि रेलवे जैसे परीक्षाओं में भी बहुत ज़्यादा इतिहास के प्रश्न पूछने बंद हो चुके हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि प्रश्न एकदम से बंद हो गए हैं। प्रश्न आते हैं लेकिन कम आते हैं। तो इसीलिए लॉजिकल तरीके से पढ़ करके बेसिक इन्फॉर्मेशन लेकर के उसको पढ़ना अच्छा रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर सिस्टम वाइज की हड़प्पा सभ्यता से शुरू किए और बिल्कुल चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ते गए, वैसा नहीं करेंगे। स्पेसिफिक चैप्टर को लेकर के उसका एनालिसिस करने का कोशिश करेंगे। तो आज के इस पहले क्लास में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों, किताबों के बारे में देखते हैं जिनसे प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो आप जानते हो कि बौद्ध धर्म की स्थापना के साथ, उसके विकास के साथ, उसके टेक्स्ट का, उसके साहित्य का भी विकास हुआ। आप को ऐसे बुक जिनके नाम में अवदान वर्ड रहे, तो अवदान नाम वाले सभी किताब बौद्ध धर्म से संबंधित होते हैं। ये श्रीलंका में लिखी गई किताबें थीं। उसी तरह से जिस
किताब के अंत में पारमिता शब्द होता है, वह भी संस्कृत भाषा में लिखी हुई बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ होते हैं। जिन ग्रंथों के नाम के अंतिम में शलाका वर्ड होता है तो वो जैन धर्म से संबंधित होते हैं। तो जब हम बौद्ध धर्म के ग्रंथों की बात करते हैं तो उसमें बौद्ध धर्म का संस्कृत में लिखा गया पहला महाकाव्य बुद्ध चरित्र है, जिसे अश्वघोष ने लिखा था। अश्वघोष महाराजा कनिष्क के दरबार में रहते थे और बौद्ध धर्म के शून्यवाद विचारधारा, जो कि महायान का एक भाग है, उसके महान आचार्यों में गिने जाते हैं। बौद्ध धर्म की एक अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम मिलिंद पन्हु है, जिसे मिलिंद प्रश्न कहा जाता है। यहाँ पर पन्हु पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ मेनांडर होता है और पन्हो का अर्थ प्रश्न होता है। एक इंडो ग्रीक राजा थे, उनका नाम मेनांडर था। वे आचार्य नागसेन से बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने गए थे, तो आचार्य नागसेन ने ही मिलिंद पन्हु मिलिंद के प्रश्न नाम का बुक लिखा है। प्राचीन भारत की जानकारी के लिए इंडिका नाम की किताब का हम सहारा लेते हैं। इस इंडिका को मेगास्थनीज ने लिखा है, जो कि महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। वे इंडो ग्रीक शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि इस पुस्तक की मूल प्रति उपलब्ध नहीं है। दूसरे किताबों में इंडिका का जो जिक्र है उसी के आधार पर इतिहासकारों ने इंडिका नाम की किताब बनाई है। इसमें मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र नगर प्रशासन की जानकारी दी है और उन्होंने बताया है कि कैसे इसका प्रशासन होता था। उन्होंने गंगा नदी की चौड़ाई स्टेडिया नामक एक मेजरमेंट में बतलाया है। गुप्त काल में कालिदास की बहुत सारी रचनाएं हैं, उन्होंने कई सारी किताबें लिखी। यहाँ पर आप ध्यान में रखिएगा, ऋतु संहार उनकी पहली रचना है। उसी तरह से कालिदास ने विक्रमोर्वशीय, जिसमें राजा पुररवा और स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी की प्रेम कथा है। मालविका अग्निमित्र, जिसमें शुंग वंश के राजकुमार अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कथा है। कुमार संभवम, जिसमें शिवपुत्र कार्तिक के जन्म की कथा है। अभिज्ञान शकुंतलम, जिसमें राजा भरत और शकुंतला की कथा है। तो ये सारी किताबें कालिदास की काफ़ी प्रसिद्ध है, हमेशा ध्यान में रखिएगा, परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है। गुप्त काल में ही वराहमिहिर ने पंच सिद्धांतिका, लघु जातक और बृहद जातक नाम के बुक लिखे थे। और गुप्त काल में ही विष्णु शर्मा नाम के लेखक हुए हैं, जिन्होंने पंचतंत्र लिखा है। हम लोग सारे लोग पंचतंत्र के बारे में जानते हैं। पुराने समय में पंचतंत्र कॉमिक्स आता था, सीरियल्स में भी दिखाया जाता था। हाँ, पंचतंत्र का एक बंगाली वर्जन है। बंगाल में पंचतंत्र को हितोपदेश कहा जाता है, हित के लिए उपदेश। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि जब हमारे देश में प्राचीन भारत की समाप्ति होती है, पूर्व मध्यकाल का समय आता है, जब दक्षिण भारत में चोल, चालुक्य, राष्ट्रकूटा, पांड्या और उत्तर भारत में राजपूत वंशावली जैसे परमार, चौहान, गुजरात के चालुक्य, अफ़गानिस्तान, आज के अफ़गानिस्तान में हिंदू शाही राजवंश, ये सब एग्जिस्ट करते थे। तो उस समय लिखी हुई किताबें परीक्षाओं में ज़्यादा पूछी जाती हैं। जैसे पल्लव राज्य में रहने वाले दंडी नाम के महान लेखक ने दश कुमार चरित किताब लिखी है। चोला राज्य में रहने वाले जय गोंदार ने कलिंगा तुपर्णी नाम की किताब लिखी है, जिसमें चोल शासकों द्वारा कलिंग की विजय का उल्लेख किया गया है। भारवी नामक लेखक ने किरात अर्जुनियम बुक लिखा है। इसमें महाभारत
के महान योद्धा श्री अर्जुन को किरात नामक एक ट्राइबल के वेश में दिखाया गया है, जहाँ पर वे किरात के रूप में रह कर के भगवान शिवा की आराधना करते थे। मध्यकाल में एक महत्वपूर्ण किताब है जिसका नाम कृत्य कल्पतरु है। आप जानते हो कि उत्तर भारत में एक बड़ा राजवंश था जिसे गाहड़वाल राजवंश कहते हैं, और इसके बड़े राजाओं में जयचंद महाराज का नाम हम लोग जानते हैं, जिनके बारे में कथा ये है कि पृथ्वीराज चौहान से उनकी शत्रुता थी। तो गाहड़वाल राजा गोविंद चंद्र महाराज के दरबार में उनके मंत्री थे, उनका नाम था लक्ष्मीधर। उन्होंने ही कृत्य कल्पतरु नाम का बुक लिखा था। उसी तरह से बंगाल में सेन नाम का राजवंश था, और सेन शासकों में बल्लाल सेन ने दान सागर और अद्भुत सागर नाम का किताब लिखा था। दक्षिण भारत के महान शासकों में राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष का नाम प्रमुख है। उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक शासन किया। वे जैन धर्म के अनुयायी थे, और कन्नड़ भाषा का पहला महाकाव्य कवि राजमार्ग अमोघवर्ष महाराज के द्वारा ही लिखा गया है। तो देखो, आप लोग हैं ना, बिल्कुल टॉपिक वाइज बड़े बड़े नोट्स पर नहीं जाओ। मेरा तो यही सजेशन है कि एक टॉपिक ख़त्म करेंगे, बड़ा सा नोट्स बनाएंगे, देन आप सिंपल सा लॉजिक है ये कि नोट्स बनता है, और नोट्स बनने के बाद आप फिर उसको रख देते हो। फिर कब आप उस बुक को, नोटबुक को ओपन करोगे, कब पढ़ोगे, ये आप खुद जानते हो, और आपको अच्छी तरह से मालूम है कि नोट्स के साथ होता क्या है। तो कोशिश ये करो कि प्राचीन भारत के इतिहास की जो बहुत महत्वपूर्ण विषयावली हैं, सब्जेक्ट्स हैं, और ये देखो कि परीक्षाओं में किसको फोकस करा, उनको ही बाहर निकाल करके थोड़ा बहुत उनका प्रैक्टिस करो। ग्रुप में कन्वर्सेशन करो, ग्रुप में आइडिया एक्सचेंज करो, स्टडी ग्रुप में डिस्कशन करो। इतना बहुत है, बड़े नोट्स की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, इतना ज़रूर है कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिले तो उसको बनाओ। तो पढ़ते रहिए। आगे की क्लासेस में हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करके क्लास करेंगे। एक तो इतिहास का टॉपिक, सेलेक्टिव टॉपिक, और उसके साथ साथ फिर जो स्टैटिक टॉपिक जैसे कि आर्ट एंड कल्चर, उसके लिए अलग से 5 से 6 मिनट का समय रखेंगे। तो पढ़ते रहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते रहिए। गुड लक फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन।